हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। जेई मेंस की एग्जाम हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में लगे हुए हैं, प्लस में उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई मेंस और नीट दोनों आने वाला है ना बच्चों? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सिलेबस की ओर, हम लोग मूव करते हैं अपने सिलेबस की ओर। बच्चों, हमने सेंटर ऑफ मास को कवर कर रहा था, है ना? सेंटर ऑफ मास में हमने डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कवर आउट कर लिया है, कंटिन्यूअस सिस्टम में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को बना लिया है। ठीक है, और आज भी हम कंटिन्यूअस सिस्टम को ही आगे बढ़ाएंगे और आज के इस लेक्चर में हम पूरी तरीके से सेंटर ऑफ मास को फिनिश कर देंगे। ठीक है क्या? आज के इस लेक्चर में पूरी तरीके से हम सेंटर ऑफ मास को फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशंस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करवा दें, पीछे हमने क्या पढ़ा था। पीछे हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस सिस्टम में किस तरीके से सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट? सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम बॉडी में, है ना? तो आपने वहां पे बहुत सिंपल सा अपने इंटीग्रेशंस के थ्रू कैलकुलेट आउट कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल लिया था, रॉड लिया था, है ना? कांस्टेंट डेंसिटी वाला रॉड लिया था, वेरिएबल डेंसिटी वाला रॉड लिया था, रिंग के काउंट में हमने कवर किया, है ना? सेमी सर्कुलर रिंग वगैरह। और आज वही सेमी सर्कुलर रिंग यानी कि रिंग वाले पोर्शन से ही आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट पोर्शंस में हमने जो कवर किया था रिंग, रिंग की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर? अगर हमारे पास कंप्लीट रिंग है, दैट मींस अगर आइडेंटिकल बॉडीज होती है, ध्यान सुनेंगे, अगर हमारे पास आइडेंटिकल बॉडीज होती है तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होती है, सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होती है। आइडेंटिकल बॉडी रहेगा, सिमेट्रिकल बॉडी रहेगा, तब वहां पे सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। ठीक है क्या? सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? उसके सेंटर पे होगा। किस केस में? सिमेट्रिकल बॉडी के केस में। ओके, चलिए, हमने हाफ रिंग पढ़ा था। हमने हाफ रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस कैलकुलेट किया था 2r/पाई पे। कहां पे? 2r/पाई पे कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना? 2r/पाई पे। और ये सारे क्वेश्चन जो आपका है वो वर्क एनर्जी पावर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये सेंटर ऑफ मास वहां पे यूज हो जाता है। ठीक है क्या? चलिए, यानी कि हमने सेमी सर्कुलर रिंग को तो कवर कर लिया था, उसी रिंग में छोटा सा पार्ट को और हमें स्टडी करना है जनरल फॉर्म में। ठीक है क्या? अब यहाँ पे देखो क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क रिंग है, सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क रिंग है, यानी कि रिंग का एक छोटा सा पार्ट है ना, जिसका एंगल हमारा सेंटर पे कितना बन रहा है? फाई एंगल बना रहा है सेंटर पर। ओके, यस। अब अगर इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले एलओएस ड्रॉ कर लीजिए। तो एलओएस अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या एलओएस आएगा? क्या हमारा ये एलओएस नहीं आएगा? है ना? ये हमारा क्या आ जाएगा? एलओएस आ जाएगा। ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, राइट बच्चों? एलओएस हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन होता है जिस लाइन के अबाउट बॉडी को फोल्ड करने पे उसी के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है क्या? यस। तो ये अगर फोल्ड करोगे ना, ये हमारा इस तरीके से, अगर इसको मोड़ोगे तो इसी तरीके से आ जाएगा, तो ये हमारा एलओएस हो गया। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास एलओएस पे लाई करेगा। ठीक है, अब कहां पे लाई करेगा आई डोंट नो, हमें नहीं मालूम, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी कैलकुलेट करने का भी प्रोसेस वही है जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, बट इसके जनरल फॉर्मेट में है, हम डायरेक्ट इसकी आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसकी आंसर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा? इसकी हमारे पास इस लाइन पे हमारे पास, और ये लाइन हमारा वायु रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा, आप इसे एक्स कह सकते हो, आप इसे जेड कह सकते हो, जो कहना हो कह दीजिए, लेकिन इसी लाइन पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा। लाइन का नाम अलग होगा लेकिन होगा उसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या होगा सर? होगा 2r/, अब देखिएगा क्या था हमारे पास? 2r/पाई था ना। तो सेमी सर्कुलर रिंग के केस में टोटल एंगल कितना था? पाई। तो यहाँ पे पाई यानी कि यहाँ पे एंगल कितना है? फाई। ओके, आई इंटू में sin φ/2, sin φ/2, खत्म। ये हो जाएगा हमारे पास।
ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखोगे ना तो रिंग का सारा केस बन जाएगा। रिंग का हाफ पोर्शन लिया जाए, रिंग का 1/3 पार्ट लिया जाए, क्वार्टर पार्ट लिया जाए, जितना भी पार्ट आपको लेना हो ले लीजिए, इस फॉर्मूला से सब बन जाएगा। इससे पहले वाले केस में पूरा का पूरा क्या था, हमारे पास हाफ रिंग था। हाफ रिंग था तो उसके हमारे पास हाफ रिंग सेंटर पे कितना एंगल बनाता है सर, हाफ रिंग सेंटर पे पाई एंगल बनाता है। तो यहाँ पे पाई में पुट करेंगे, रेडियन में पुट करेंगे, ये नहीं कि 180 डिग्री पुट कर लीजिएगा, है ना। और सेमी सर्कुलर रिंग के केस में हमारे पास जो फाई हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। अब इसे अगर डिग्री में देखोगे तो 180 डिग्री होगा, तो डिग्री के फॉर्मेट में नहीं पुट कीजिएगा। सर यहाँ तो डिग्री के फॉर्म में पुट करेंगे तो यहाँ काम हो जाएगा। हाँ यहाँ काम हो जाएगा क्योंकि ये साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, वो काम कर लेगा, बट यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पाई यानी कि रेडियन वाला फॉर्मेट पुट करना है, ठीक है क्या, कौन वाला, रेडियन फॉर्मेट पुट करना है बच्चों। तो आप देखोगे तो वहां पे फोर सेमी सर्कुलर रिंग हमारे पास जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा ना जी। हाँ सर, तो अगर हमारे पास ये हो गया तो बताओ जरा ध्यान से कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आया था वो क्या था, 2r/5 की जगह पे पाई आ जाएगा और इनटू में साइन, और ये क्या है फाई, फाई यानी कि पाई या पाई/2 हो जाएगा, और पाई/2 यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। तो 2r/पाई और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 यानी कि 2r/पाई लीजिए। यानी ये फॉर्मूला आपका काम का चीज है, ये आप याद रखोगे तो सब का सब याद हो जाएगा, ठीक है। अगर अब इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास क्वार्टर पार्ट है ना, अगर ये हमारा क्वार्टर पार्ट है, हमारा रिंग का 1/4 पार्ट है, तब इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा इससे जानने से पहले आप एलओएस ड्रॉ कर लीजिए। एलओएस क्या होगा, क्या आपको लगता है ये वाला, ये हमारा एक्स एक्सिस, क्या ये हमारा एलओएस हो पाएगा, क्या ये एक्स एक्सिस जो है हमारा एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा है बाई एक्सिस, ठीक है क्या, क्या एक्स और बाई एक्सिस में से कौन सा एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस है जो एलओएस का काम कर रहा होगा। अरे बताओ कौन जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सॉरी कौन एक्सिस जो है वो एलओएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या, मिस्टेक। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला जो एक्सिस, सर ये एक्सिस ना एलओएस नहीं बना पाएगा, ये भी नहीं बना पाएगा, क्यों, इसके इधर कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, खत्म कहानी। क्या ये वाला लाइन एलओएस बना पाएगा, क्या ये वाला लाइन हमारा एलओएस बना पाएगा, क्या ये वाला लाइन हमारा एलओएस बना पाएगा, यस यही हमारा एलओएस है, दैट मींस लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके वोट अगर फोल्ड करोगे तो उसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला लाइन हमारा एलओएस हो गया। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं से पे आएगा, हमें नहीं मालूम कहां पे आएगा, सपोज दैट यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास, और ये टोटल एंगल कितना था फाई, और फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है पाई/2, कितना है पाई/2, बस पुट कर लीजिए, पुट करने तो आता है ना बच्चों, यहां से हमारे पास हो जाएगा, और ये एक्स और वाई के बीच में है इसलिए आप आर नाम दीजिए या डी नाम दीजिए, जो भी नाम देना है दे दीजिए। ये डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन आ गया, ठीक है क्या। तो ये हमारे पास DCOM जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2r/पाई, तो 2r/पाई फाई, 2r/फाई, फाई यानी कि पाई/2, तो पाई/2 राइट, और इनटू में साइन फाई/2, साइन फाई, फाई हमारा कितना है पाई/2, पाई/2 का हाफ है, पाई/2 का हाफ करोगे तो पाई/4 हो जाएगा, तो पाई/4 राइट। 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4r/पाई, 4r/पाई, और साइन पाई/4 यानी कि 1/√2 राइट। अब इसे ब्रेक कर दो, अब आप इसे क्या करो ब्रेक करो, तो ये 4 को इसे ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा 2√2 राइट, क्या हो जाएगा 2√2। अरे भाई भागो तुमको भी पढ़ना है क्या, एक यहां से भी कंपटीशन पढ़ाने वाला है, ठीक है, बढ़ा देगा आप लोगों के लिए। मच्छर जो भगवान से मांगने गया था वरदान,
भगवान से बोला कि हमें अमर कर दो। भगवान ने बोला कि जाओ पहले और एक चाटा खा करके आओ। अब एक चाटा खाने के बाद ऊपर जाने लायक रहा नहीं। अगर जा ऊपर चला जाता तब तो फिर ये अमर हो जाता, है ना। और फिर हम लोग को और ज्यादा प्रॉब्लम करता, मच्छर कहेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जा रहा है, 2√2r, 2√2 इंटू में r और बाय में पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं? अरे हाँ या ना बोलते चलो जी। अरे मजा ला देंगे फिजिक्स में, टेंशन ना लो आप। 2√2r बाय में पाई। ओके सर, तो ये वाला जो हमारे पास जो पोजीशन आया है सेंटर ऑफ मास का, वो तो ये आया। इसका मतलब ये आया हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ना, एक्स वाई प्लेन में आया। हाँ सर। अब सपोज दैट इसके जस्ट अपोजिट यहाँ भी हमारे पास एक क्वार्टर रहता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कहीं यहाँ पे आता, और इन दोनों का हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालते तो बीच में आ जाता, सेंटर पे आ जाता ना। यस। चलिए आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है, अब इसमें क्वेश्चन हमारा ये है, तो एक्स में कितना होगा और वाई में कितना होगा। तो एक्स में सेंटर ऑफ मास हमारे पास जो आएगा, अगर एक्स में हम सेंटर ऑफ मास निकालने की बात करें तो आप क्या करो, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो। क्या कर लो, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो। ठीक है क्या, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो। अगर हम बात कहें आपसे कि इसका x कितना आएगा, तो इसका x कितना आ जाएगा, तो x में सेंटर ऑफ मास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फैक्टर को कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। तो d cos 45 डिग्री है ना, और d का वैल्यू यानी कि d cos, ये वाला d कितना आया 2√2 और बाय में पाई, और cos 45 क्या होता है 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और r यहाँ पे था तो r भी रहेगा। क्लियर है क्या? तो जितना x में उतना ही y में। क्यों, ये हमारा 2√2 है ना, तो ये भी हमारे पास 2 आएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा, खत्म कहानी। y में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो बट एंगल 45 है, तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा 2/पाई इंटू में r। आई होप सभी को क्लियर होगा। बच्चों मेरे नन्हे मुन्ने लाडलो बच्चों, बताओ ना क्या क्लियर है या नहीं है? अरे हाँ या ना बताओ जल्दी से। अरे जल्दी से बताओ। बाई में सेंटर मास ये आ गया, लीजिए 2/पाई इंटू में r, 2/पाई इंटू r, ऊपर में नीचे में, खत्म। अब रिंग का चाहे जिस भी शेप का आएगा, छोटा सा पार्ट आएगा 30 डिग्री के लिए आएगा, 15 डिग्री के लिए आएगा, जो भी आएगा सब आप निकाल दो, सबका सब निकाल दो। क्लियर है क्या, है ना? आगे चलो, चलो आगे चलो। अब आगे चलते हैं। अब रिंग हो चुकी है हमारा। अब हम बात करेंगे डिस्क के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे बच्चों, डिस्क के ऊपर। चलो डिस्क को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो डिस्क वाला भैया कहाँ गया? अरे डिस्क वाला भैया, ओए डिस्क वाले भैया, भैया डिस्क वाले कहाँ गए? यहाँ पे आया डिस्क वाले। लेकिन यहाँ पे डिस्क वाले से पहले एक और यहाँ पे था, देखना। ये हमारे पास क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसके सेंटर ऑफ मास आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो निकाल दीजिए सेंटर ऑफ मास, कहां पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। सबसे पहले आप LOS को खोज लीजिए। आप LOS को खोज लीजिएगा तो सोल्व करना आसान हो जाएगा, एक माइंड सेट आपके पास आ जाएगा। बताइए क्या ये वाला लाइन को हम LOS बोलेंगे, क्या ये वाला लाइन हमारा LOS हो पाएगा? क्या क्या ये LOS होगा? क्या ये LOS होगा या फिर ये LOS होगा? कौन वाला होगा जो LOS होगा? क्या ये LOS होगा? नहीं, ये LOS नहीं होगा। क्यों, इसके इधर तो है लेकिन इसके इधर कुछ नहीं है, तो खत्म। अब इसके ऊपर तो है लेकिन इस लाइन के नीचे कुछ नहीं है, तो ये भी LOS नहीं होगा। लेकिन ये वाला लाइन इसके इधर भी है और इसके इधर भी है, तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। यानी इसको उठा करके इधर रखोगे तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर जाएगा, तो ये LOS हो गया। अब अगर ये LOS हो गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी पे आने वाला है। ठीक है क्या, कहीं ना कहीं इसी लाइन पे आएगा। अब सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहाँ पे बाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसका मतलब कहाँ पे करेगा?
अब हमें वो पॉइंट खोजना है कि जहां पे सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट हमें मिल जाए, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम उस पॉइंट को भी खोज लेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकली हम उस पॉइंट को भी खोज लेंगे जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ओके क्या? तो ध्यान से देखना यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास डेस्क है, ये हमारे पास क्या है, डेस्क। ये क्वेश्चंस को हम डिराइव यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस को डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर किसी क्वेश्चंस को डेरिवेशन आपको चाहिए कि सर इसका फुल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस क्वेश्चंस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए, ठीक है क्या। वैसे हम नेक्स्ट, ठीक है ना, जब नेक्स्ट सेशन से फिर से हम क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पे आपको पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन का स्पेशल डेरिवेशन चाहिए, इवन आप कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को बना रहे हो, जेई मेंस, एडवांस, नीट, जो भी क्वेश्चंस बना रहे हो और आप क्वेश्चंस में फंस गए, प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चंस को हम जरूर बना देंगे आपके लिए, ठीक है क्या। चलिए ध्यान सुनिएगा। और दूसरी बात, हम आपकी डॉट लाइव भी लेते हैं, कब मालूम है? 8 से 10 रात को डेली लाइव क्लास हम डॉट लेते हैं सभी बच्चों का, ठीक है क्या। चाहो तो आप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो और लाइव में भी आ सकते हो। लाइव वाली वीडियो अनलिस्टेड रहेगी और रिकॉर्डेड आपके लिए पब्लिक रहेगी, ठीक है क्या। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं। यहाँ पे ये जो डेस्क है, आपको क्या लगता है इसमें बहुत सारे रिंग नहीं बने हुए होंगे क्या? है ना, इस डिस्क में बहुत सारे क्या होंगे, रिंग होंगे। यस, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, रिंग होंगे। तो इसमें से हमें क्या करना है, रिंग ब्रेक कर लेना है, ठीक है क्या। इसमें हमें क्या ब्रेक करना है, रिंग ब्रेक कर लेना। तो सपोज हमने एक रिंग ब्रेक कर लिया, हमने क्या किया, रिंग ब्रेक कर लिया। चलिए, हमने एक रिंग ब्रेक कर लिया, ठीक है। चलिए, हमने एक रिंग ब्रेक कर लिया। सर रिंग ब्रेक जो आपने किया है कहाँ पे किया है, बताते हैं भैया, बताते हैं, टेंशन ना लो आप। अगर किन्हीं को आता है तो वो आप स्पीड करके 2x पे देख सकते हो, है ना, 2x पे भी देख सकते हो किन्हीं को आता होगा तो, या फिर आगे भी मूव कर सकते हो। आप ध्यान देना यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो रेडियस हमने एज्यूम किया है ना, ये रेडियस इस यानी कि इसका रेडियस, इसकी जो रेडियस हमने एज्यूम किया है ना, ये वाला रेडियस, ये हमने x एज्यूम किया, कितना, x। तो ये जो थिकनेस हमारा आएगा ना, ये थिकनेस, ये हमारा dx का थिकनेस आ गया। कितना का थिकनेस आ गया, dx का। सर ये dx इतनी मोटा है क्या? नहीं नहीं, इतनी मोटा नहीं है, इतनी थिकनेस नहीं है, थिकनेस बहुत कम है। लेकिन अगर बहुत कम हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते तो आप कंफ्यूज हो जाते क्वेश्चंस को सोल्व करने में। आप कहते कि सर थिकनेस तो आपने लिया ही नहीं, तो थिकनेस आप कहाँ से ला रहे हो। और एक चीज जानते हो, एक चीज जानना चाहिए आपको, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास 1D 2D में नहीं होता, सारे के सारे ऑब्जेक्ट 3D में होता है मेरे भाई, सारे ऑब्जेक्ट 3D में होता है। आप जैसे एक पन्ना यहाँ पे जिसमें बहुत सारे शायरी हम लिखे हुए, शेर लिखे हुए, आज 26 जनवरी है ना, तो बहुत सारे शेर हमने लिखा था, शायरी लिखा था, ठीक है क्या। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सुना दीजिए सर, सुना दीजिए एक शायरी। सुनाएंगे, रुको पहले ध्यान सुनना। ये जो हमारे पास जो पन्ना है ना बच्चों, ये पन्ना, आपको क्या लगता है ये पन्ना 2D में है ना? हाँ सर 2D में, क्योंकि इसके पास ये वाला लेंथ है और ये वाला हाइट है, ये हाइट और ये लेंथ। भैया इसके पास थिकनेस भी है। सर थिकनेस कहाँ से आ गया? अरे भाई अगर थिकनेस नहीं रहता, सर थिकनेस कहाँ से आ गया? अगर थिकनेस नहीं रहता तो पन्ने के ऊपर पन्ने के ऊपर पन्ने के ऊपर पन्ने रखते तो वो मोटाई कैसे हो जाता है, कॉपी कैसे बन जाता है? इसका मतलब हर एक पन्ने का अपना मोटाई हुआ, तो कुछ मोटाई, कुछ लंबाई और कुछ ऊंचाई भी हो गया, है ना। ये हमारा लेंथ हो गया, है ना, ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया और ये थिकनेस हो गया। यानी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होता है। तो यहाँ पे हमने थिकनेस बता दिया कि dx हो गया, कितना हो गया, dx हो गया। अब ये हमारे पास एलिमेंट्री रिंग हो गया, क्या हो गया, ये हमारे पास एलिमेंट्री रिंग हो गया। ये क्या हो गया, हमारा एलिमेंट्री रिंग हो गया, एलिमेंट्री रिंग हो गया। अब अगर ये हमारा एलिमेंट्री रिंग हो गया तो सारा काम इस रिंग के लिए कर लीजिए, सारा काम इस रिंग के लिए कर लीजिए, ठीक है ना, इस रिंग के लिए सारा काम कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दें हम,
सारा काम इस रिंग के लिए कर लीजिए। ओके, चलिए सर बहुत बड़ा बना दिए, अरे कोई बात नहीं भैया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इसकी जो हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है x, इसका जो थिकनेस है वो कितना आया dx आया, थिकनेस कितना आया dx आया। ये अपने पास एरिया कितना कवर कर रहा होगा, इसकी इस पूरे का जो डेंसिटी होगा हमारे पास वो सिग्मा होगा। क्या होगा? सिग्मा होगा, क्योंकि एरिया मास, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है वो एरिया के अनुसार किया गया है, यूनिफॉर्मली है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे इसकी जो पार्ट है, एलिमेंट्री पार्ट जो ये कितना मास कंज्यूम कर रहा होगा, बता सकते हो आप कितना मास अपने पास रखा होगा? सर इसका मास हमारा डीएम होगा, इसे हमारे पास मास डीएम होगा। तो डीएम का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? डीएम का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सर हमें मालूम है कि इसका पास जो मास होगा वो होगा सिग्मा इंटू डी ए। क्यों? एरिया मास डेंसिटी में हमें मालूम है कि मास जो हम लोग निकालते हैं वो सिग्मा इंटू ए से निकालते हैं। तो सर इसके पास एरिया है क्या? बिल्कुल इसके पास एरिया है। अब बताओ इसका इसका लेंथ कितना होगा? इसको खींच दोगे, इसको सीधा कर दोगे तो क्या रेक्टेंगल बन जाएगा ना? यस, इसको अगर खींच दोगे तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा ना। अगर इसको हम खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। चलिए ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, ये हमारा क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? ये लेंथ हमारे पास, ये वाला लेंथ जो हमारे पास है वो हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ हमारे पास हो जाएगा पाई आर, है ना। पाई और आर हमारा रेडियस यानी कि एक्स, पाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये लेंथ हमारा पाई एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो लेंथ है, ये जो हाइट है हमारा वो डी एक्स है। तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई एक्स, है ना, पाई एक्स। टोटल हमें मालूम है कि टोटल लेंथ रिंग के लिए क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है। लेकिन हमें तो हाफ पोर्शन ही है, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो पाई आर आ जाएगा, यानी कि पाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? यस। तो बच्चों यहाँ पे हमें बताना, ये पाई एक्स हो जाएगा और इंटू में डी एक्स, इंटू में डी एक्स। अब इसे हटा दीजिए ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ये तो केवल समझाने के लिए था। सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया। तो मास एम हो गया सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मास पर यूनिट एरिया, मास हमारे पास एम हो गया और एरिया इसका क्या हो गया? एरिया इसका हो गया सर, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इंटू में पाई एक्स और इंटू में डी एक्स। ध्यान से देखेंगे अब क्या आ गया, 2 छलांग मार देगा ऊपर, पाई से पाई उड़ जाएगा, पाई से पाई उड़ जाएगा, पाई से पाई उड़ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो डीएम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, डीएम इक्वल टू आ जाएगा 2, उधर ऊपर जाएगा तो 2 बाई आर स्क्वायर, 2m बाई में आर स्क्वायर, है ना, 2m बाई में आर स्क्वायर। और नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इंटू डी एक्स आ गया। क्या आ गया? x इंटू डी एक्स। यानी इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, ध्यान सुनिएगा, इस रिंग का जो मास आया वो कितना आया? 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स आया, ये मास आया। अब हमें मालूम है कि मास अगर हमारे पास ये आया हुआ है तो रिंग का ये मास कहाँ पे लाई करेगा? अपना सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा। तो रिंग के केस में हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी मालूम है। हमने रिंग क्यों ब्रेक किया, अब आपको मालूम हो गया ना। हमने रिंग इसीलिए ब्रेक किया था ताकि रिंग का सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई पाई पे। तो 2r मतलब रेडियस, तो 2x बाई पाई पे, यानी कि यहाँ पे 2x बाई पाई पे। ये हमारा पोजीशन आ गया सेंटर ऑफ मास का। यानी कि ये जो मास आया, यानी कि इसका इस पूरे रीजन में जो मास प्रेजेंट होगा, ये मास कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यहाँ पे एज्यूमडेड, कहाँ पे? यहाँ पे। इसी तरीके से सभी रिंग बहुत सारे रिंग का आप क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास निकालोगे और फिर जोड़ दोगे। तो बहुत सारे रिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन मेथड से। एक रिंग का निकाल लिया, फिर रिंग कहां से कहां तक ब्रेक करोगे? आप रिंग ये ब्रेक करो, आप रिंग ये ब्रेक करो, फिर आप रिंग ये ब्रेक करो, फिर और रिंग ब्रेक करो, है ना। तो कहां से कहां तक रिंग ब्रेक करोगे? यहां से लेकर के यहां तक, है ना। 0 रेडियस से लेके कहां रेडियस तक जाएगा? r रेडियस तक जाएगा। ओके, तो किसी एक के लिए काम कर लीजिए। तो हमें मालूम है कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरी तरीके से हम निकाल रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके लिए कर लेंगे इंटीग्रेशंस। क्या कर लेंगे? मास इसका आया dm,
ठीक है ना, रिंग के लिए, है ना, ये अपने आप में, ये इसका, ये अपने आप में पॉइंट मास बन गया। ध्यान सुनिएगा, पॉइंट मास बन गया। ये रिंग का पॉइंट मास यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये मास आ गया, और इसकी पोजीशन क्या आया, इसकी पोजीशन आया हमारे पास 2x/पाई पे, तो 2x में पाई आ जाएगा। ठीक है क्या, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, खत्म कहानी। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो 22 हमारे पास आ जाएगा। डीएम का वैल्यू क्या आया हुआ है, डीएम का वैल्यू आया हुआ है 2m/r²। तो 2m में r स्क्वायर, 2m में r स्क्वायर इंटू में x dx, तो x और dx। ठीक है क्या, 2m में r² x dx, और फिर हमारे पास है 2x/पाई, 2x/पाई। क्लियर है, यस। डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब कहोगे सर कभी कभी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है, डीएम का वैल्यू पुट करते हैं जो हमने कैलकुलेट किया हुआ रहता है, बट कभी कभी क्या होता है, डीएम का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हो एम। इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है हमारा सिग्मा, वो है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट रहेगा तो किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं लाएगा, इसीलिए हम उसे डायरेक्ट आंसर ले आते हैं, डीएम का इंटीग्रेशन एम। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट कैंसिल आउट करने से पहले हमारा रूल ये कहते हैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए। ये हमारा 22 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2m/r² और पाई बाहर आ जाएगा। तो 2m, यहाँ भी 2 है, तो 2 जब 4 हो जाएगा ना, तो 4m राइट बाई में r² इंटू पाई बाहर आ गया, और ये m आया। ठीक है, ओके सर। यहाँ x और x क्या हो जाएगा बच्चों, x² इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां चलेगा, 0 से r तक। आप रिंग कहां से कहां काटोगे, यहां से लेकर के स्टार्ट करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, कितना रेडियस तक काटोगे, r रेडियस तक। तो 0 से कैपिटल R, राइट, यस। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, x² का इंटीग्रेशन करोगे x³ और x जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास 22m। क्या स्टेप लिख दें, m से m उड़ जाएगा, तो 4 में पाई r², और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x³ में 3, राइट, और 0 से r। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आप, हमारे पास क्या आ रहा है, x जगह पे ये r, और फिर x जगह पे लोअर लिमिट 3 को बाहर कर दो, हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ रहा है 4/3 पाई r², 4/3 पाई r², और अपर लिमिट r³ लोअर लिमिट 0, तो लोअर लिमिट क्यों पुट करें, डायरेक्ट r³ पुट करेंगे। अब ये r² से r पावर साफ हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई, सेंटर ऑफ मास आ रहा है 4r/3 पाई। ये हमारे पास आंसर आ रहा है 4r/3 पाई। क्लियर है क्या, ये हमारा डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ चुकी है। डिस्क की सेमी सर्कुलर डिस्क के केस में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ रहा है 4r/3 पाई। ओके, चलिए अब जैसे कि सपोजिट हमारे पास ये हाफ डिस्क था, क्वार्टर ऑफ डिस्क हो सकता है ना, डिस्क का एक पार्ट हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, और फिर आपका एक के आर्क फॉर्म में डिस्क हो सकता है, पार्ट ऑफ डिस्क हो सकता है। तो वैसे केस में हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए चलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको हम जनरल फॉर्म में हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है क्या, इसे हम जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है, ये टोटल एंगल जो हमने पाई लिया है ना, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये जो एंगल है ना हमारा, ये एंगल का नाम फाई दीजिए, और ये फाई हमारा क्या हो गया, ये फाई हमारा पाई हो गया। क्या हो गया, पाई। तो यहाँ जो पाई आपको दिख रहा है ना, इसे फाई बना दीजिए। क्या बना दीजिए, फाई बना दीजिए सर, 4r/3 पाई। अब सपोज दैट जो हमारे पास आंसर आया हुआ है 4r/3 पाई, ठीक है, इसमें वो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप।
तो 1 का मतलब क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, साइन 90। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, रिलेट कर रहे हैं। इससे पहले वाले रिंग में भी हम रिलेट किए, यहां भी करेंगे। अब ये 4r आ गया, क्या आ गया 4r, और 3 पाई की जगह पे फाई लिख दीजिए। क्यों, पाई की जगह पे फाई आया हुआ है। और ये 1 है ना, तो 1 को क्या लिखोगे, 9, 1 को यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई बाई 2 लिखोगे ना। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 का मतलब क्या होता है, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिख दो पाई बाई 2। अब पाई क्या है, पाई क्या हमारा फाई, तो फाई बाई 2, खत्म। यही हमारे पास आ जाएगा जनरल फॉर्म में, याद रखिएगा। 4r/3 पाई इंटू में साइन 5/2, ये हमारा जनरल फॉर्म में चला गया है। ओके बच्चों, देखो आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेक्टर पार्ट ऑफ डिस्क, एक हमारे पास सेक्टर है ना, डिस्क का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, और ये जो अपना सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, ये सेंटर है हमारा, रेडियस आर है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगा। सबसे पहले कौन सा लाइन सिमेट्री लाइन होगा, कौन सा लाइन जो हमारा सिमेट्री लाइन होगा, क्या ये हमारा सिमेट्री लाइन होगा, क्या ये सिमेट्री लाइन होगा। यस, ये हमारा सिमेट्री लाइन हो गया, यानी ये हमारा एलओएस हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी लाइन पे आएगा। सपोजिट सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पे आ रहा है, क्या आएगा, अभी हमने बताया, अगर ये बाई एक्सिस है तो बाई सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई इंटू में साइन 5/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है क्या, आप इसे भी उसी तरीके से सोल्व कर सकते हो जिस तरीके से हमने डिस्क में कवर किया। बट छोड़िए, यहाँ पे कोई काम हमें करना नहीं है, ठीक है ना। अब बस ये याद रखिए 4r/3 पाई इंटू में साइन 5/2। ठीक है, चलिए कुछ चीजें डेरिवेशन रखिए और कुछ चीजें माइंड में फार्मूला सेट कर लीजिए। रिलेट किया है हमने फार्मूला, फार्मूला आपको रटने नहीं बोला, फार्मूला हमने रिलेट कर दिया। 4r वहां था, 3 पाई, पाई वहां पे क्या था फाई, यहाँ भी एंगल हमारा आ गया फाई हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे फाई, ठीक है क्या, 3 फाई जो एंगल पुट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फाई है, यहाँ पे जो हमारा फाई है वो कितना आ गया, पाई/2 आ गया। कितना आ गया, पाई/2। जब यहाँ पे ये आ गया तो बताइए क्वार्टर पार्ट ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, ये डिस्क है हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप एलओएस ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लीजिए, एलओएस। सर एलओएस ड्रॉ करना है बार बार, नहीं बार बार एलओएस ड्रॉ नहीं करना, बार बार एलओएस बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना। माइंड है ना, काम कर लीजिए। हमारे पास एलओएस क्या ये होगा, हाँ ये हमारा एलओएस हो जाएगा। अगर ये एलओएस हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसका मतलब इस साइड वाला एंगल, इस साइड वाला एंगल और उस साइड वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, पाई/2 का हाफ पाई/4 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री आ जाएगा। यस, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस लाइन पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आ रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा बाई एक्सिस होगा, ऊपर वाला बाई एक्सिस हो गया सपोजिटेड, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ना तो यहाँ पे एक्स एलओएस हो रहा है, ना ही बाई एलओएस हो रहा है। तो हमारे पास एलओएस कौन आ गया, ये आ गया एलओएस। तो इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं लाई करेगा, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डिस्टेंस जो है वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो कहोगे क्या कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा क्वार्टर पार्ट ऑफ जो डिस्क है उसका हमारे पास हो जाएगा 4r बाई में 3 फाई, फाई यानी कि क्या हो जाएगा पाई/2, तो इंटू में पाई/2 और इंटू में साइन 5/2, साइन फाई, फाई कितना है पाई/2, उसका हाफ करोगे, फाई का हाफ करना है, फाई का हाफ, तो इसका हाफ करोगे तो पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, राइट, पाई/4 हो जाएगा। 2 ऊपर चल करके छलांग मार देगा, तो 8/3 और r हो जाएगा, नीचे में पाई हो जाएगा। क्लियर है। साइन पाई/4 कितना होता है सर, 1/√2 होता है बच्चों। अब यहाँ से आप देखो ध्यान से, इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। √2 से अगर इसे ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4√2। सर क्यों हो जाएगा 4√2, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2 लिख सकते हो। यस, नीचे में क्या है √2, तो नीचे में क्या है √2। ओके, अभी √2 से √2 नहीं ब्रेक होगा, होगा ना √2, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हो, √2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू में
√2 लिख सकते हो ना, तो एक √2 से एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखना हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है निकल करके 4√2/3 r/π। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। समझे क्या? 4√2/3 into में r/π। This is your final position of center of mass of quarter part of the disk। क्वार्टर पार्ट ऑफ द डिस्क रहेगा तो सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हो जाएगा 4√2/3 into में r/π। क्या कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम तो बताइएगा, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको डेली लाइव क्लास लेना हो तो डेली 8 से 10 जुड़ जाइए, ठीक है ना, डेली आप 8 से 10 जुड़ जाइए, 8 से 10 रात PM, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हमारा ये आ गया। अब कोई बोलेगा कि ये जो पॉइंट है सर, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट तो हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसका एक्स, ये पूरा रेडियस है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये वाला हमारा XCM कहलाएगा, और ये वाला हमारा जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 22 cm कहलाएगा। यस कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो इस पॉइंट का एक्स में कितना इफेक्ट है, इस पॉइंट का वाई में कितना इफेक्ट है, तो कंपोनेंट निकाल लो, है ना। चलिए हमें मालूम है कि दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। सेम कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप XCOM कर लीजिए, है ना, XCOM सेंटर ऑफ मास का एक्स में कितना इफेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा डी लेंथ हुआ, तो डी का इधर कंपोनेंट करोगे तो डी cos 45 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल हमारा 45 हो चुकी है, तो डी cos 45, और डी का वैल्यू कितना आया हुआ है 4√2, तो 4√2/3 इंटू में r/π, और cos 45 डिग्री, तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। क्लियर है क्या? डी का इधर कंपोनेंट डी cos 45, डी का वैल्यू ये और cos 45 का वैल्यू ये, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4r/3π। समझ में आ रहा है क्या? 4r/3π, जो एक्स का वैल्यू आया वही बाई का आएगा। क्यों सर? ये d cos 45, तो ऊपर क्या जाएगा d sin 45, d sin 45, और d का वैल्यू वही है, sin 45 और cos 45 दोनों पे वैल्यू तो सेम आता है, यानी कि हमारे पास बाई सेंटर ऑफ मास भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा 4r/3π ही आएगा। क्या आएगा? 4r/3π ही आएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई होगी तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है क्या? अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हॉलो स्फीयर रहेगा, सॉलिड स्फीयर रहेगा, हॉलो कौन रहेगा, सॉलिड कौन रहेगा। तो इन दैट केस आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है वो बड़ी बात नहीं है। अभी बड़ी बात आपके लिए ये होगी कि उसकी फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट हम फॉर्मूला, अगर किसी बच्चे को, अगर किसी स्टूडेंट को, किसी एस्पिरेंट को ये प्रॉब्लम हो कि सर हमें सॉलिड स्फीयर का क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास आप प्रूफ कर दीजिए, आप कमेंट कीजिएगा, हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, वैसे जरूरी नहीं है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर हॉलो हेमिस्फीयर रहेगा, ठीक है ना, हॉलो हेमिस्फीयर, तो हॉलो हेमिस्फीयर से पूरे ये हमारा हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है क्या, मान लेते हैं कि हमारा हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये हमारा सपोर्ट ये आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हटाओ इसे। तो ये हमारा 3D बॉडी है, क्या है 3D बॉडी। अगर हेमिस्फीयर आया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो r/2 पे आता है। यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो r/2 पे आएगा। किस पे आएगा? r/2 पे आएगा, ठीक है ना। सपोर्टेड अगर ये बाई एक्सिस है तो बाई से हमारे पास आ जाएगा r/2 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? r/2 पे आ जाएगा। क्लियर है? यस, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान सुनिएगा,
क्यों ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि ये हमारा सिमेट्री लाइन हो गया, ठीक है। अगर हम सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3r/8 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? 3r/8 पे आ जाएगा। याद रखिएगा, सॉलिड हेमिस्फीयर का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आ रहा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है, और ये आ रहा है। हॉलो कोन की अगर बात करेंगे, है ना, हॉलो कोन की अगर हम बात करेंगे, ये हमारा हॉलो कोन हो गया। अब ये टोटल हाइट जो है हमारा वो सपोज दैट h है। तो इसकी जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है फ्रॉम बेस, इसमें दो तरीके से पूछ सकता है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस या फ्रॉम टॉप पॉइंट। अगर फ्रॉम बेस भी आप निकाल लोगे तो फ्रॉम टॉप आप निकाल लोगे, क्योंकि टोटल हाइट हमें मालूम है ना। चलिए, तो फ्रॉम बेस जो होता है, फ्रॉम बेस सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा h/3। क्या होगा? h/3, यानी कि कहीं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। ये जो हाइट आया वो h/3 आ गया। कितना आ गया? h/3। अगर फ्रॉम टॉप की अगर बात करोगे, फ्रॉम टॉप, है ना, अगर फ्रॉम टॉप की बात करोगे तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? h टोटल हाइट, हमें से h/3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 2h/3। ये हमारा कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम टॉप से आ रहा है। अगर सॉलिड कोन की अगर आप बात करते हो, है ना, ये हमारे पास सॉलिड कोन हो गया, ये सॉलिड कोन है, ओके। चलिए, अब ये सॉलिड कोन है तो इसका सिमेट्री लाइन कौन था? इसका सिमेट्री लाइन हमारा यही था, है ना, इसका सिमेट्री लाइन ये था, इसका सिमेट्री लाइन हमारा ये आएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, है ना। चलिए, ये टोटल हाइट हमारा h है, टोटल जो हाइट है हमारा h है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो हो जाएगा फ्रॉम बेस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? h/4 हो जाएगा। यहाँ पे h/3 होता है, यहाँ पे h/4 होता है। अगर फ्रॉम टॉप की बात करें, फ्रॉम टॉप, तो टॉप की अगर बात करेंगे तो h माइनस h/4 हो जाएगा। h माइनस h/4 दैट मीन्स 3h/4। क्या सही है मैथमेटिकली? अगर हम मैथमेटिकली सही है तो 3h/4 आने वाला है आंसर। यस, इस तरीके से आप टर्म को याद रखिएगा। हम एक बार आपको रिकॉल पूरा तरीके से करवा देते हैं। अगर आपका यूनिफॉर्म रॉड हुआ तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है क्या? चलिए, अब उसके बाद हम रिंग की बात करते हैं। तो कंप्लीट रिंग यानी कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी रहा पूरी तरीके से तब सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे रहेगा। लेकिन अगर उसे सिमेट्रिकल बॉडी से रिंग का हाफ कर दोगे तो हाफ रिंग का 2r/पाई पे आ जाएगा, ठीक है क्या? अगर आप हाफ डिस्क लोगे तो 4r/3 हो जाएगा। रिंग और डिस्क इन दोनों का क्वार्टर पार्ट में अगर आपको देखना हो या फिर हाफ पार्ट में देखना हो या फिर छोटा सा पार्ट में देखना हो तो जनरल फॉर्मेट में हमने बना दिया। क्या बना दिया? रिंग केस में बना दिया 2r/5 इंटू साइन 5/2। ओके, 2r/5 इंटू साइन 5/2। और हमने बना दिया डिस्क के लिए 4r/3 इंटू में साइन 5/2। ओके, क्लियर है क्या? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने देखा हमने हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन की भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है क्या? अब यहाँ पे इन सभी का यूज करके हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है क्या? हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है सेंटर ऑफ मास। अब इसका हम एप्लीकेशंस करेंगे और लास्ट में आप देखोगे कि हम कैविटी प्रॉब्लम भी बना रहे होंगे, ठीक है ना। लास्ट में हम कैविटी प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एज शोन इन फिगर। एक सिस्टम है हमारे पास जिसमें बहुत सारे बॉडी है ना। एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, एक यहाँ पे डिस्क है। खास बात ये है कि सभी का मास हमारा सेम है। सभी का मास क्या है? हमारा एम है, सेम है ना। इसकी जो सेंटर है वो 0 a पे लाई कर रहा है, इसकी सेंटर 0 0 पे लाई कर रहा है, और इसकी सेंटर जो हमारा वो लाई कर रहा है आपका कहाँ पे? a0 पे। क्लियर है? यस।
हमने बताया था कि अगर कंप्लीट सिमेट्रिकल बॉडी होता है तो उसकी सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, यानी इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास इसका अपना सेंटर पे आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास अपना सेंटर पे आएगा। हमने आपको बताया था कि अगर बहुत सारा बॉडी रहता है ना तो वहां पे बॉडी को कंपेयर हटा दीजिए, बॉडी को कुछ करना ही नहीं, हटा दीजिए। बॉडी का सेंटर ऑफ मास खोज लीजिए, एक पॉइंट बना लीजिए। बॉडी का सेंटर ऑफ मास खोज लीजिए, जहां पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है वहां पे पॉइंट बना लीजिए, और वही पॉइंट हमारे काम का आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो ध्यान सुनना, पॉइंट बनाओ बॉडी हटाओ, पॉइंट बनाओ बॉडी हटाओ। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया जिसकी मास एम है, एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया जिसकी मास एम है, एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया जिसकी मास एम है। और इसका कोऑर्डिनेट यानी कि इसकी जो लोकेशन आया वो 0, ए पे आया और इसका A, 0 पे आया है, राइट। आपको क्या करना है, बाई और एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेना है, बस कहानी खत्म हो जाएगा। तो एक्स COM की अगर हम बात करेंगे, है ना, यहाँ पे सिमेट्री लाइन आप यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे 3 बॉडी है इसलिए सिमेट्री लाइन यहाँ पे काम नहीं करेगा, तीनों अलग अलग तरीके से है। चलिए, अगर आप ड्रॉ भी करना चाहो ना तो देखो, अब ड्रॉ भी करना चाहो तो देखिए ना, यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे ये वाला लाइन, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से रखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं सिमेट्री लाइन हमारा ये बन पाएगा, बट यहाँ पे उस सिमेट्री लाइन हमने सही बताया, इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं इसी तरीके से, क्यों फोल्ड करोगे तो चीजें आएगा कि नहीं आएगा, लगभग आ जाएगा हमारा, इसलिए नहीं लगभग क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे डिस्क है, बट लगभग तो हमारा यही आ रहा है। और देखिएगा आएगा भी सेंटर ऑफ मास इसी बीच में आएगा, और बीच में आएगा मतलब हमारे बीच में आने का मतलब कौन कौन आ रहा है, बी और सी। बी और सी में से ये तो दोनों डिस्कार्ड हो गया, अब बी और सी में देखना है अब हमें, है ना, बी और सी में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे XCM हमारे पास हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से, M1 X1। तो सपोज M1 ओरिजिन वाले को काउंट कर लेते हैं, तो ये तो गया तेल लेने, है ना। चलिए, दूसरा अगर बात कर लेते हैं इसका M का, तो M का, और इसकी पोजीशन हमारा A है। तीसरा का तो पोजीशन M है लेकिन ये बाई एक्सिस पे आ गया, तो ये भी गया तेल लेने। डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना आ जाएगा सिस्टम का, 3M आ जाएगा। M से M कैंसिल आ गया तो XCOM क्या आ जाएगा, A/3 आ गया, A/3 आ गया। अब तो बी और सी में A/3 किस में, इसमें है, ऑप्शन आ रहा है सी, ठीक है। सर बाई भी तो निकाल लीजिए ना, बाई भी निकाल सकते हो आप, बाई भी निकाल सकते हो आप, है ना, निकाल लीजिए, बाई भी सेम ही होगा, बाई तो अलग नहीं होगा, सिमेट्री देखिए ना, जो काम आपने एक्स के लिए किया वही काम जब बाई के लिए करने जाओगे तो एक्स पे करने जाओगे तो कौन कौन जीरो हो गया, ये वाला और ये वाला जीरो हो गया। अब बाई पे करने जाओगे तो ये और ये जीरो होगा, इकलौता बचेगा वो। यहां से हमारे पास आ जाएगा, पहला तो ओरिजिन पे बैठा हुआ है 0, दूसरा होगा हमारे पास ये आ गया 0, तीसरा होगा हमारा एम आ गया और इसकी पोजीशन हमारा ए है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट मींस 3M। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ए बाई क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है, यानी कि आर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है वो A/3 और A/3 पे आ रहा है। क्लियर है, यस या नो, क्लियर है ना। चलो, अगर क्लियर है तो हम आगे चले, यस आगे चलते हैं, ठीक है क्या। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक सॉलिड कोन है, ठीक है ना, ऊपर में हमारे पास एक सॉलिड कोन है, ठीक है, ये ऊपर में हमारे पास एक कोन दिख रहा होगा, ये हमारा सॉलिड कोन है जिसकी रेडियस हमारा r है, ओके, एंड हाइट 4r है। देखिए 4r हमारा हाइट रिप्रेजेंट किया गया है, एंड सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। नीचे में एक सॉलिड हेमिस्फीयर आपको दिख रहा होगा, है ना, जिसकी रेडियस r है। ज्वाइन एज शो इन द फिगर, है ना। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पॉइंट O, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पॉइंट O। पॉइंट O से मतलब इस पॉइंट से आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है। बोथ ऑब्जेक्ट हैव सेम मास डेंसिटी, दोनों ऑब्जेक्ट की सेम मास डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी सेम होगा, मटेरियल सेम होगा, ठीक है क्या। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस, ऊपर में एक सॉलिड कोन है, नीचे में सॉलिड हेमिस्फीयर है, दोनों को ज्वाइन करके रख दिया जाता है और अब से पूछा जाता है कि इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस क्या आएगा, ठीक है क्या, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। क्लियर है क्या, चलिए देखते हैं। तो
सबसे पहले हमें ये बताइए, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने एक सॉलिड स्फीयर, एक हेमी स्फीयर और एक डिस्क का प्रॉब्लम देखा। एक सिस्टम में एक सॉलिड स्फीयर था, एक सॉलिड स्फीयर था, एक हॉलो स्फीयर था और एक डिस्क था। हमने क्या किया? सभी का सेंटर ऑफ मास हमने डिनोट कर दिया एक पॉइंट से। हमने सभी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, बॉडी को हटा दिया, अब पॉइंट का खेल कर लिया, है ना? वही काम यहाँ पे करना है। पॉइंट बता दीजिए इंडिविजुअली बॉडी का, ये कौन है तो कौन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, अभी हमने बताया ये सॉलिड स्फीयर है, हेमी सॉलिड स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे बताया? अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सॉलिड कोर होता है तो जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होता है वो h/4 पे होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो सॉलिड कोन होगा इसके लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो हाइट आएगा वो आएगा h/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? h/4। ठीक है क्या? और h/4, h का मतलब होगा 4r, क्या हो गया? 4r। तो 4r और नीचे में हमारा 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो डिस्टेंस आया वो r के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? r के इक्वल आ गया। ऊपर में हाइट कितना? r। और सॉलिड स्फीयर यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए अभी हमने क्या बताया? 3r/8। तो सपोज दैट नीचे कहीं आ जाएगा, यहाँ पे 3r/8 पे आ जाएगा। ये हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे बीच में हमारे पास ऑरिजिन आ गया। ये बीच में हमारा क्या आ गया? ऑरिजिन आ गया। ओके, चलिए, ये हमारा सेंटर ऑफ मास किसका आ गया? ये सेंटर ऑफ मास हमारा कोन का आ गया। ये सेंटर ऑफ मास किसका आ गया? सॉलिड स्फीयर का आ गया। ठीक है, नीचे सॉलिड स्फीयर, ऊपर में सॉलिड कोन का आ गया। ऊपर में ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? ऊपर में ये वाला डिस्टेंस हमारा r आ गया। क्या आ गया? r। नीचे में ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? ये वाला डिस्टेंस सर आ गया 3r/8 आ गया। कितना आ गया? 3r/8 आ गया। ओके, अब बस ये काम करना है कि यहाँ पे मास का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे मास का वैल्यू सपोज दैट m2 होगा और यहाँ पे मास का वैल्यू m1 होगा। बस यही मास हमें निकालना है, यही मास हमें निकालना है और काम हमारा हो जाएगा। क्यों? देखो अब ध्यान से। अब अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ऊपर वाले को पॉजिटिव, तो नीचे वाले को क्या काउंट करेंगे? नेगेटिव काउंट करेंगे। सपोज दैट ये बाई एक्सिस आया, तो बाई में हमारे पास सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा m1/1 प्लस में m2/2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस में m2। क्लियर है क्या? m1/1, m1 का वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन इसकी पोजीशन हमें मालूम है। कितना? r, इस पॉइंट से, तो m1 इंटू में r। अब इसका मास कैसे निकालोगे? तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू भी। वॉल्यूम मास डेंसिटी में मास निकालने का फॉर्मूला क्या है? रो इंटू भी। तो ये हो जाएगा m1 हमारा हो जाएगा रो इंटू भी। यहाँ पे निकाल देते हैं, चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है क्या? m1 हमारा हो जाएगा रो इंटू v1, रो इंटू भी। क्लियर है क्या? रो इंटू भी। आप ध्यान से सुनिएगा, रो का वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है। क्यों? रो दोनों का सेम है, तो वो रो कॉमन होकर के कट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसकी m1 हमारा कौन वाला मास था, m1 हमारा कौन वाला मास था, तो कौन का वॉल्यूम हो जाएगा कितना? कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमारा कितना आ गया? 4r आ गया। कितना आ गया? 4r आ गया। क्लियर है क्या? दिख रहा है? इधर देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए, दिख रहा होगा, है ना? तो यहां से हमारे पास आ जाएगा m1 इक्वल टू कितना आ गया? m1 हमारे पास आ गया रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमारा सॉलिड कोन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये हमारा m1 आ गया। अब m2 निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? m2। m2 कैसे निकालोगे आप?
m2 निकालोगे रो इंटू वॉल्यूम, इसका अपना वॉल्यूम पुट कर लो, तो इसका अपना वॉल्यूम पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू में वॉल्यूम। अब बताओ सॉलिड स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब बट ये तो आधा है ना, ये तो आधा स्फीयर है, तो आधा स्फीयर है तो बताइए 4/3 पाई आर क्यू बाय में 2 करोगे, 2 से ये उड़ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ओके, इट्स ऑल राइट। एनी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो 22 यूएम हमारे पास m1/1 m2/2। अब सारा काम हो गया, पुट कर लीजिए। m1 की बात करें तो m1 आ गया रो इंटू में 1/3 पाई आर क्यूब और इंटू में हाइट हमारा 4r के इक्वल आ गया, ठीक है क्या रो। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये रो आया, ये वॉल्यूम, तो ये अभी पूरी तरीके से मास ही पुट की है, ठीक है ना। और इसका पोजीशन हमारा क्या आया बाय 1, अब बाय 1 कितना है हमारा आर आया, कितना आया आर आ गया, ठीक है ना, इंटू में आर। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, ये टोटल हमारा मास था, मास, और इसका पहला मास m1, इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे आया r1, हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो कितने पे आया r पे आ गया, प्लस में m2। अब m2 हमारे पास कौन है, m2 हमारे पास ये आया रो इंटू 2/3 पाई आर क्यू, रो इंटू में 2/3 पाई आर क्यू, राइट। ये हमारे पास मास आया और इसका पोजीशन कितना आ गया 3r/8 पे, बट ये नीचे जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, किसमें आ जाएगा माइनस में ही आ जाएगा, किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में 3r/8 पे आ जाएगा, माइनस में 3r/8 पे आएगा, 3r/8 पे आएगा। माइनस क्यों दिए, क्योंकि ये इस लाइन से नीचे, इस पॉइंट से नीचे जा रहा था, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास अगर हम बात करोगे तो ऐड कर लो, क्या हो जाएगा रो इंटू में 1/3 पाई आर क्यू, रो इंटू में 1/3 पाई आर क्यू, प्लस में रो इंटू में 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है क्या। अब आपका काम है कर लीजिए यहाँ के बाद, ठीक है क्या, रो से रो क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा ना, रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आर क्यू कैंसिल आउट होगा, यस आर क्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर क्यू यहाँ से, आर क्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 कैंसिल आउट होगा, यस 1/3 भी कैंसिल आउट होगा, 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी कैंसिल आउट होगा। क्या पाई कौन, पाई कैंसिल आउट होगा, यस पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई एक पाई एक पाई और एक पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चलिए यहां से हमारे पास 4r² आ गया, क्या आ गया 4r का स्क्वायर आ गया, क्लियर है क्या 4r का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4r, सही है ना, यस 4r का स्क्वायर आ गया। अब प्लस में हमारे पास यहाँ पे माइनस में, माइनस में हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं 4r² माइनस में 6, ऊपर में 6/8 इंटू में r हो जाएगा, ठीक है क्या, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास क्या, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे में हमारे पास, आप देख लीजिएगा इसे एक बार मैथमेटिकली, ठीक है एक बार इसे मैथमेटिकली आप देख लीजिएगा, ये पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या 2, है ना। क्या मैथमेटिकली हम सही हैं, लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ सही आ रहा है, एक बार चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार आप चीजें देख लीजिएगा। वैसे हम आंसर क्या आ रहा है, 1 मिनट हम देख लें जरा इसका, कहीं तो मिस्टेक किए हैं हम, क्योंकि एक आ रही यहाँ पे डायमेंशनली ये एरर आ रहा है, हमने यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिखा है रो इंटू में 1/3 पाई आर, अच्छा ये आर क्यू क्या आर स्क्वायर है, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा,
यहाँ पे पावर 2 है हमारा, यहाँ पावर कितना है 2 है, यही एरर आ रहा था। ठीक है, इससे अब ये साथ मिलकर के आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब आ गया। ठीक है क्या, अब इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब आप इससे बस सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इससे आप सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या, अब हो जाएगा ना सोल्व। अब भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है नहीं ना। हमने क्या किया था, एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, बट हमने आर क्यू कर दिया था, तो एक एक्स्ट्रा आर आ रहा था जो कि डायमेंशनली हमें एरर कर देता और हमारे आंसर को मैच होने से रोक देता। क्लियर है क्या, आगे चले हम, छोटे सी माइनर मिस्टेक के लिए माफी चाहूंगा। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया, ए स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास 2r है। ठीक है ना, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितना है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारा 2r है, एंड डिस्क ऑफ रेडियस r है। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2r, साइड 2r, और रेडियस हमारा डिस्क है, ये डिस्क है, ये हमारा डिस्क है, ये हमारा डिस्क है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ हमारा 2r है, और डिस्क है जिसकी रेडियस r है। आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दिया जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट। आप बता दीजिए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, पोजीशन नहीं। अगर आपका आंसर नेगेटिव में भी आएगा तो पॉजिटिव में करके देना है। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बता दीजिए। बोथ ऑब्जेक्ट हैव द सेम मास डेंसिटी, दोनों ऑब्जेक्ट की सेम मास डेंसिटी है, यानी कि मास पर यूनिट एरिया दोनों का सेम है। सिग्मा हमारा दोनों का सेम आएगा, इसका भी डेंसिटी हमारा सिग्मा आएगा, इसका भी डेंसिटी हमारा क्या आएगा, सिग्मा आएगा। जब दोनों का सिग्मा आएगा तो बता दीजिए क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉन्टैक्ट पॉइंट मतलब ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया। ओके, चलिए ध्यान सुनिएगा, ये हमारा स्क्वायर हुआ, ये हमारा डिस्क हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिमेट्रिकल बॉडी हो गया। सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है, सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है। यस या नो भैया बताओ ना। तो सर इसका सेंटर ऑफ मास इसका अपना सेंटर पे हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पे हो जाएगा। ये हमारा COM हो गया, ये भी हमारा COM हो गया। लेकिन हम कहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से हमें केवल इसका x डिस्टेंस दिखाई देगा, इसका भी x डिस्टेंस दिखाई देगा। तो बताओ इस फ्रेम के अनुसार, मतलब इस यहाँ के अनुसार ये आपको क्या दिखाई देगा, -r पे दिखाई देगा। ये कहाँ पे दिखाई देगा, ये रेडियस हुआ तो +r पे दिखाई देगा। क्लियर है क्या सर? अगर हम नीचे से देखते तो +r और +r दिखाई देता। क्लियर है क्या? अगर आप यहां से बैठ करके देखते तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर r पे आया और इधर r पे आया, तब आता r, लेकिन हमने रेफरेंस चेंज कर दिया, हमने फ्रेम चेंज कर दिया और हमने ऑब्जर्वर को यहाँ पर बैठा दिया। ऑब्जर्वर जब यहाँ पे बैठेगा तो इसका सेंटर जो यहाँ पे है वो कहेगा भैया हमसे तो r डिस्टेंस लेफ्ट है और इसकी पोजीशन r डिस्टेंस राइट है, तो राइट वाले को पॉजिटिव काउंट कर लेगा और इस साइड वाले को नेगेटिव काउंट कर लेगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान सुनिएगा। क्या कर लेंगे, हमें इस एक्सिस पे आया, ठीक है, तो इस एक्सिस पे अगर बात करेंगे, अब देखिए ये यही हमारा सिमेट्री लाइन भी होगा, है ना, यही हमारा सिमेट्री लाइन भी होगा, यही लाइन हमारा सिमेट्री लाइन भी होगा। क्यों सर? इस एक्सिस के वर्ड फोल्ड करो, अपना अपना ये इस पे चिपक जाएगा, ये इस पे चिपक जाएगा, ये हमारा आ गया सिमेट्री लाइन, है ना। यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी लाइन पे हमारे पास क्या आने वाला है, सेंटर ऑफ मास आने वाला है। क्लियर है क्या? यस, निकाल लेते हैं। अब क्या है, अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। सपोज डॉट x COM कर लेते हैं, ठीक है क्या? चलिए
तो m1, अब ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा डिस्क का मास हमारा m1 काउंट कर लीजिए, है ना, इसका मास हमारा m2 काउंट कर लीजिए। तो m1, तो m1 मास हमारा m1, ठीक है, और इसकी पोजीशन यहां से कितना डिस्टेंस आया, r डिस्टेंस आया, फिर प्लस में m2, और इसका डिस्टेंस, इसका पोजीशन क्या आ रहा है, माइनस r पे आ रहा है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना, टोटल मास, टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, m1 प्लस m2 कर लीजिए, m1 प्लस m2 कर लीजिए, ठीक है। अब सपोज दैट अगर दोनों का मास सेम होता, अगर दोनों का मास सेम होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता, दोनों का मास सेम होता तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करता, क्यों, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता, उसी पॉइंट पे लाई कर देता। लेकिन यहाँ पे हमारा मास सेम नहीं है, डेंसिटी सेम है, तो m1 m2 हमें निकालना पड़ेगा। तो m1 कैसे निकालेंगे, मास निकालने के लिए हमें मालूम है सिग्मा इंटू एक किया जाता है, तो मास हमारा m1 सिग्मा, सिग्मा हमारा सिग्मा रहने दीजिए, और a1 इसका एरिया कर लीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब m2 की बात करोगे तो m2 हमारे पास स्क्वायर का मास है, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया इसका क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 2r, दैट मींस 4r का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा XCOM, हमारे पास आ जाएगा m1, m1 का वैल्यू आ गया 6 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्लियर है क्या, 6 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर मास आया, आई इंटू में आर पोजीशन वाला आर, प्लस में m2 का वैल्यू आ गया, लेकिन अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, क्यों माइनस कर लेंगे, ये वाला माइनस उठ के आ गया, अब m2 का वैल्यू आ गया सिग्मा इंटू में 4r स्क्वायर इंटू में r, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 और m2 को ऐड कर लीजिए, तो सिग्मा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सिग्मा और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, दोनों को अगर आप ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा यहाँ भी, सिग्मा यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी, तो आप क्या करो, सिग्मा और आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई प्लस 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे टर्म जो है वो कट जाएगा, बहुत सारे टर्म यहाँ पे कटने के लिए ही आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टर्म केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे, लेकिन वो केवल कटने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे काट दीजिए, सिग्मा से सिग्मा उड़ा दीजिए, सिग्मा उड़ा दीजिए, कॉमन लेकर के काट दिया, आर स्क्वायर को भी कॉमन लेकर के काट दिया हमने, क्योंकि काटने में हमें बहुत मजा आता है, काटने में हमें बहुत मजा आता है, कभी कभी गलती से किसी और का गला काट मत देना, जैसे कि हम कर देते हैं अक्सर। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, XCOM यहाँ पे हम कर देते हैं मिस्टेक, हम सुधार लेंगे, आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हमसे भी नहीं होता है गलती, आप भी मत करना एग्जाम में गलती, ठीक है क्या। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाई आर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पाई आर कर लेंगे, पाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4r, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा पाई प्लस 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो आर कॉमन ले लो, आर कॉमन लोगे तो ऊपर में आ जाएगा पाई माइनस 4, और नीचे में आ जाएगा पाई प्लस 4, ठीक है क्या, ये आपकी फाइनल आंसर आ रहा है, ये आपकी क्या आ रहा है, सॉरी सॉरी, ये आपके फाइनल आंसर आ रहा है पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। क्लियर है क्या यहाँ तक, या किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, तो जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट छोड़ो कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप हमें प्लीज यहाँ पे फिर से बताइए, आप उस वीडियो के लिए हम, तो आपकी कमेंट को, आपके कमेंट के अनुसार आपके लिए वीडियो बना करके आपके कमेंट के ऊपर लिंक हम डाल देंगे, ठीक है क्या। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, अरे क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से फिजिक्स आपको आसान कर दिया जाएगा, और एक सब्जेक्ट पूरा, एक चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर एक बार नहीं, अब 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़िए उतना बार हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए तैयार हैं आपको। एक क्वेश्चन को आप 1000 बार पूछिए, हम 1000 बार बताने के लिए तैयार हैं आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, अब ये जो डायग्राम हमारा ये है, ये डायग्राम में आप ये डायग्राम को, सेम डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना, आप इस तरीके से डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। आप हमें, सॉरी भैया,
ये इस तरीके से डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है क्या। सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाई हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हमारा एक्स जो आएगा वो बाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। बस डिफरेंस इतना ही आएगा, ओके। बाकी चीजें हमारा सेम रह जाएगा, बाकी चीजें हमारा सेम रहेगा। अरे भैया इसी को हम घुमा देंगे, इसी को घुमा देंगे, क्या ग्राफ यही नहीं बन जाएगा। ये भी पाराबोला, ये भी पाराबोला। यहाँ पे इक्वेशन एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई स्क्वायर, और यहाँ पे बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मान लो कि कभी कभी हमारे माइंड से ये निकल गया कि ग्राफ तो है लेकिन इक्वेशन मालूम नहीं है। ये भी मालूम है कि ये पाराबोला का इक्वेशन से पाराबोला के फॉर्म में जाएगा, तो इक्वेशंस कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा ना, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, इसका मतलब वो इधर रहेगा, और स्क्वायर वाला फैक्टर दूसरे साइड रहेगा। यानी जिसके तरफ से मुंह मोड़ लेगा ना, जिसके मुंह किसके तरफ से मोड़ लिया, ये एक्स हो गया, तो मुंह मोड़ लिया किसके तरफ से, एक्स की तरफ मोड़ लिया, तो उसी का स्क्वायर। जिसके तरफ से मुंह मोड़ लेगा उसी का स्क्वायर कर दो। तो किससे मुंह मोड़ लिया, इससे। कहते हो ना तुम हमसे मुंह मोड़ लेगा तो हम तुमसे भी मुंह मोड़ लेंगे, कहते हो कि नहीं कहते हो। तुम हमसे मुंह मोड़ के तो देखो, हम भी तुमसे दो कदम कितना, सॉरी, 2 कदम दूर चले जाएंगे, 10 कदम दूर चले जाएंगे। कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो ना। तो यहाँ से हमारे पास ये हमारा बाई था, बाई से मुंह मोड़ लिया, किसके तरफ चला गया, एक्स की तरफ, तो बाई का स्क्वायर कर दो, ठीक है क्या। इक्वेशंस याद रखने का ये एक बेसिक छोटा सा फंडा है मेरे लिए। अब यहाँ पे देखना कैसे निकालेंगे इसका, इस पाराबोला प्लेट का कैसे हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मजा आने वाला है क्वेश्चंस को सोल्व करने में। जितनी खतरनाक ये दिख रहा है उतनी खतरनाक ये है नहीं, ठीक है क्या। तो ध्यान सुनिएगा, ये पूरा का पूरा एक एरिया कवर कर रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या कवर कर रहा होगा, एरिया कवर कर रहा होगा, ठीक है क्या। ये पूरा का पूरा क्या कवर कर रहा होगा, एरिया कवर कर रहा होगा। ये पूरा का पूरा क्या कवर कर रहा होगा, एरिया कवर कर रहा होगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या कवर कर रहा होगा, एरिया कवर कर रहा होगा, पाराबोला शेप में, ठीक है। इस शेप में पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा होगा, ओके। चलिए, अब ज्यादा हो गया, अब नहीं। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये पाराबोला हो गया, समझ में आ गया ना। यस। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, इसको हटा दीजिए, हमने हटा दिया, समझ में आ गया। यस। आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल कट कर लीजिए। क्या कट कर लीजिए, छोटा सा रेक्टेंगल कट कर लीजिए। सर कैसे रेक्टेंगल कट कर लेंगे, हम सिखा देंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल ब्रेक करने की कोशिश किया, ठीक है क्या। चलिए ये हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है क्या। अब यहाँ पे आप देखना, ये हमारा जो लेंथ आएगा, ये जो हमारा थिकनेस आएगा वो आएगा dx, ठीक है ना। इसका भी नाम दे दीजिए dx, ओके। यस। और ये हमारा जो लेंथ आएगा, कितने लेंथ पे ब्रेक किया आपने, x पे ब्रेक कर लिया। आप ध्यान सुनिएगा, इसी तरीके का रेक्टेंगल आप, इसी तरीके का रेक्टेंगल आप पूरी में कट कर सकते हो। चलिए अगर आप चाहो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं आपके लिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारा आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने x डिस्टेंस लिया, कितना डिस्टेंस लिया, x। ये जो थिकनेस हमने लिया ना, ये जो हमने जो थिकनेस लिया ना, वो कितना ले लिया, ये थिकनेस हमने dx ले लिया। तो नीचे भी हमारा थिकनेस कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है क्या, यस। अब देखिएगा ये वाला जो हाइट है ऊपर में भी बाई होगा, नीचे में भी हाइट क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। इसी तरीके से सभी जगह आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल ब्रेक कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से आप सभी जगह क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल ब्रेक कर सकते हो। यहां भी कर सकते हो, इसमें भी रंग डाल दो।
ठीक है ना। फिर आप ब्रेक कर सकते हो, है ना, फिर आप ब्रेक कर सकते हो यहाँ पे, है ना, फिर आप रंग डाल दो, फिर आप रंग डाल दो इसमें, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरे में आप क्या करते चले जाओगे, इसी तरीके से यहां से लेकर के आप यहां तक काम करोगे। कहां तक काम करोगे, यहां तक काम करोगे। चलिए यहां तक काम करोगे, है ना, यहां भी रंग डाल दो, हमने यहां भी रंग डाल दिया। इसी तरीके से सभी जगह क्या करोगे, रेक्टेंगल ब्रेक करते चले जाओगे, करोगे ना। और ये काम तो हमने इंटीग्रेशन में भी आपको पढ़ाया था, सिखाया था, याद होगा, है ना। आप ध्यान से सुनिएगा, हम कहीं भी किसी एक के लिए काम कर रहे थे, तो हम काम कर रहे थे किसी भी एक एलिमेंट के लिए काम कर लीजिए। हम काम कर रहे थे इस वाले के लिए, किसके लिए, इसके लिए काम कर रहे थे। तो बताइएगा ध्यान से, इसी तरीके से बहुत सारे आप एलिमेंट ब्रेक कर लीजिएगा। हम किसी एक एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और हम काम किसके लिए कर रहे हैं, इस वाले के लिए, किसके लिए, इसके लिए। तो देखिएगा, ये हमारा जो लाइन है, हमारा ये वाले लाइन से ये ऊपर कितना आया बाई, कितना नीचे आया बाई, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे आ गया, ठीक है क्या, यस। तो ये सेम रेक्टेंगल को यहाँ पे आप निकाल करके रख दीजिए। हमने रेक्टेंगल को यहाँ पे निकाल करके रख दिया, ठीक है। रंग भी डाल दीजिए, ठीक है, हमने रंग भी डाल दिया। अब बताइएगा, ये टोटल जो हाइट है वो कितना आ जाएगा, बाई और बाई कितना आ जाएगा, 2 बाई आ जाएगा। और ये वाला ये वाला थिकनेस कितना आ गया, dx आ गया। कितने डिस्टेंस पे ब्रेक किया था आपने, x डिस्टेंस पे ब्रेक किया था, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। क्लियर है क्या। आप बताना जरा ध्यान से, ये जो हमारा पारा बोला है, क्या ये आपके पास एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस, यहाँ पे मास हमारा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब इसके पास भी एरिया होगा, यस। तो इसके पास कितना एरिया हो जाएगा, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा लेंथ इंटू बीथ। तो लेंथ हमारा 2 बाई और इसकी चौड़ाई हमारा कितना आया, dx आया। दिस इज द एरिया, क्या है एरिया। इसके पास मास कितना होगा, तो मास निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा होता है। मास के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मास के लिए होता है सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया बहुत कम है, डीए है, तो मास भी बहुत कम होगा, होगा मास डीएम। सिग्मा हमारा सिग्मा रहेगा, और डीए हमारा हो जाएगा 2 बाई इंटू डी एक्स, 2 बाई इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या, यस क्लियर है, यस या नो, जल्दी से बताइए, यस या नो। क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएक्स कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये जो बाई है हमारा, ये जो हमारा बाई है, इस बाई का वैल्यू पुट कर लीजिए। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम बताते हैं आपको, x इक्वल टू 4 बाई स्क्वायर, 4 बाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू आ जाएगा √x/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √x/2 आ जाएगा। तो सिग्मा इंटू में 2, और बाई के जगह पे आ जाएगा √x/2 इंटू dx। 2 से 2 उड़ा दीजिए, हमारे पास मास का वैल्यू आ जाएगा, सिग्मा √x और dx, ठीक है। अब इसका काम कर लीजिए, तो ये अपने आप में पॉइंट मास बन गया। ध्यान सुनिएगा ध्यान से, ये अपने आप में एक पॉइंट मास बन गया। तो ध्यान सुनिएगा, ये अपने आप में क्या बन गया, पॉइंट मास। इसका कहां पे होगा, पॉइंट यहाँ पे सेंटर मास होगा, मे भी मान लेते हैं। हमें मालूम है कि सारा का सारा सेंटर मास किस पे आएगा, सिमेट्री लाइन हमारा यही हुआ, ये हमारा सिमेट्री लाइन है, तो इसी पे हमारे पास ये हमारा LOS हो गया। तो सेंटर मास कहीं ना कहीं इसी लाइन पे आएगा, आना भी चाहिए। तो देख लेते हैं, XCOM हम निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कर लोगे, इंटू में x कर लोगे, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कर लोगे। तो यहाँ पे XCOM हमारे पास आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डीएम। डीएम का वैल्यू क्या आया, डीएम का वैल्यू आया हुआ है सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा रूट एक्स इंटू में dx, ठीक है, सिग्मा रूट एक्स इंटू में dx। ये डीएम का वैल्यू आ गया इंटू में x। क्लियर है क्या। नीचे में आप क्या करोगे, नीचे में फिर से वही काम करोगे, सिग्मा रूट एक्स और क्या करोगे, dx करोगे ना। तो कर लो, या तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो, या फिर वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा
रूट एक्स सिग्मा रूट एक्स और dx है ना। या तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करते या तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कर लेते चीजें। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के बाद सिग्मा वगैरह बाहर करके कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स सी एम आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको समझाना है इसलिए हर एक स्टेप लिख रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे टर्म को तो हम पहले ही उड़ा देते हैं। जैसे सिग्मा सिग्मा उड़ जाएगा, रूट एक्स और एक्स हमारा एक्स से पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। ये हमारा एक्स से पावर हाफ हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2 ही होगा ना। 1/2 प्लस में 1, तो 3/2। यस, कभी कभी माइंड जो है ना हैंग हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा को बाहर कर लेंगे। सिग्मा को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। सिग्मा सिग्मा उड़ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा रूट एक्स और एक्स, एक्स से पावर हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है ना। सभी लोगों को प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। कैसे कर दिए सर, कैसे कर दिए सर। मेरे बच्चों यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे एक्स पावर हाफ आया, बेस सेम पावर को ऐड कीजिए 1 + 1/2। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 + 1 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। और इनटू में dx आ गया। नीचे में अगर बात करोगे, नीचे में बात करोगे तो हमारे पास सिग्मा तो कैंसिल आउट हो गया ना। सिग्मा क्या हो चुकी है, कैंसिल आउट हो चुकी है, बाहर निकल गए, कैंसिल आउट कर दिए। ये एक्स पावर हाफ हो जाएगा, इनटू में dx हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करें, इसे ब्रेक कर दीजिए, इससे आप सोल्व कीजिए। तो एक्स सी ओ एम हमारे पास आ जाएगा। एक्स सी ओ एम क्या आ जाएगा, एक्स पावर 3/2 और नीचे में एक्स पावर हाफ। ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सोल्व कर लेना है और क्या करना है। एक्स पावर 3/2 इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स पावर 3/2 + 1 यानी कि 5/2 करोगे, क्या आ जाएगा 5/2। यहाँ पे आ जाएगा 2/5, क्या आ जाएगा 2/5। 5/2 नीचे में आता है ना, तो रिवर्स करके 2/5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा एक्स से पावर 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, राइट। और डिवाइडेड बाई 2/3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखना यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर में। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स सी ओ एम, हमारे पास एक्स सी ओ एम क्या आ रहा है, ये 3 हो जाएगा और नीचे में आ गया 5, तो 3/5। ठीक है क्या। और यहाँ पे x पर 5/2, नीचे में x पर 3/2। आपको क्या करना है, इंडिविजुअली यहाँ भी चाहो तो लिमिट पुट कर सकते हो, यहाँ भी लिमिट पुट कर सकते हो आप। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से h जाएगा, 0 से h, 0 से h ये भी जाएगा और 0 से h ये भी जाएगा। बट हम आपको कहते क्या है कि पहले पावर, ये पहले ऊपर और नीचे वाले पावर को कैंसिल कर लीजिए। ऊपर वाला x और नीचे वाला x को पहले सोल्व कर लीजिए। तो ऊपर में हमारे पास कितना आ गया, ऊपर में हमारे पास इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ऊपर में हमारे पास क्या आ गया, ऊपर में हमारे पास आ गया x पावर 5/2 और नीचे में क्या आ गया x पावर 3/2। ठीक है क्या, कितना आ गया। और ओवरऑल लिमिट 0 से h जा रहा है, 0 से h जा रहा है। ठीक है क्या, वही चीज है हमारा। एक्स सी ओ एम हमारे पास हो जाएगा 3/5, 3/5। आप चाहो तो अपना अपना कीजिए ना, एक्स यहाँ पे h पुट कीजिए, तो h के पावर 5/2 फिर 0 हो जाएगा, फिर h के पावर 3/2 और फिर 0 हो जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा h के पावर 5/2, यहाँ पे आ जाएगा h के पावर 3/2, वही चीज आ जाएगा ना। यस, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा h के पावर 5/2, नीचे में आ जाएगा h के पावर 3/2, खत्म। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3/5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसे सोल्व कर लीजिए। तो h के पावर 5/2 और इनटू में h के पावर माइनस में 3/2। ठीक है, सोल्व कर लीजिए तो 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे h हमारा बेस मैच कर गया, तो पावर को ऐड कर लीजिए। 5/2 माइनस 3/2 यानी कि हमारे पास ये h ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, h रह जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 3/5 इंटू में h। ठीक है क्या। लेकिन एच का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इस पार्टिकुलर केस में आपका एच का वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना है 10। तो 3/5 इंटू में 10 पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हमारा लाई कर जाएगा। क्लियर है क्या, कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हमारा लाई करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए यहाँ पे, क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। अगर नहीं प्रॉब्लम तो आगे चले, आगे चले। ठीक है क्या, चलो बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं,
ये जो पाराबोला है ना, इस तरीके का पाराबोला, कभी क्रिकेट खेले हो? ठीक है, क्रिकेट नहीं खेले हो, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेले होंगे, बहुत सारे लोग क्रिकेट नहीं भी खेले होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब क्रिकेट खेलते हो तो आपके पास कैच आता है, बॉल आता है, तो बॉल लाने के बॉल को पकड़ने के लिए, है ना, अब सपोज हमने क्या किया, हमने एक बॉल लिया, ये ठीक बॉल था वैसे हमारे पास कहीं खो गया है। अब ये बॉल है, तो जब ये बॉल ऊपर से नीचे आता है, सपोज दैट हमने ऊपर थ्रो किया, हम पकड़ने के लिए ऐसे करेंगे क्या, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, हमने इसे थ्रो किया, ध्यान सुनिएगा, हमने इसे थ्रो किया, भाग गया ना हाथ से। लेकिन अगर हम हाथ को, अब ध्यान सुनिएगा, अब हम हाथ को क्या करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? क्या कर दिया हमने, हमने क्या कर दिया, हमने इसे क्यूबाइड बना दिया, क्या बना दिया, क्यूबाइड बना दिया, सॉरी क्यूबाइड बोल रहे हैं, पाराबोलाइड बना दिए, क्या बना दिए, पाराबोलाइड बना दिए, क्या बना दिए, पाराबोलाइड बना दिए। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा क्या था, पाराबोला। पाराबोला में किसी भी टाइप का हमारे पास हाथ में बॉल नहीं आया, तो बॉल यानी कि गेंद को पकड़ने के लिए आप अपने हाथ को पाराबोलाइड बना देते हो, क्या बना देते हो, पाराबोलाइड बना देते हो। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अभी तक जो हमारा ये शेप था ना, इसको हम घुमा दिए और ऐसे कर दिए। सर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अरे पाराबोलाइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पाराबोलाइड, क्योंकि क्रिकेट खेलोगे ना तो सामने वाले टीम का कैच भी तो पकड़ना पड़ेगा ना, पाराबोला में हाथ रखोगे तो कैच भाग जाएगा, ठीक है क्या, फिर चौका चला जाएगा। लेकिन चौका नहीं जाना है, ऐसे करना है, तो ऐसे करना पड़ेगा, हाथ को पाराबोलाइड, क्या करना पड़ेगा, पाराबोलाइड, क्या, पाराबोलाइड। क्लियर है क्या? यानी अपने हाथों को पाराबोलाइड में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। क्रिकेट नहीं खेले हो, नहीं खेले हो सर क्या बात कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे इस जवानी में, है ना, क्रिकेट तो खेलना ही है। हम लोग क्या करते थे, गुल्ली डंडा बहुत खेला करते थे। खेले हो तुम लोग गुल्ली डंडा? अरे खेले हो गुल्ली डंडा? हम लोग गुल्ली डंडा बहुत खेलते थे यार, बहुत मजा आता था। एक बार क्या हुआ था ना, एक का नाक ही कट गया था, देखकर अफसोस आया मगर सुकून आया भी आया, भैया कान कनेक्ट, हम नहीं खेलेंगे गुल्ली डंडा, खत्म। उसके बाद टाटा बाय बाय कर दिया गुल्ली डंडा को। क्रिकेट खेले हुए भी बहुत दिन हो चुकी है मेरा। चलिए ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास पाराबोला था, क्या था, पाराबोला। अब हम करेंगे पाराबोलाइड का गेम। किसका गेम करेंगे, पाराबोलाइड, यस, पाराबोलाइड। अब बताइए, ये जो बॉडी है हमारा, जिस सपोज दैट ये जो हमारा बॉडी था, ठीक है ना, ये बॉडी, तो इसमें कैच आने के लिए, ये वाला जो पोर्शन आया हमारा, इसको हॉलो होना चाहिए ना, ये वाला पोर्शन इसको हॉलो होना चाहिए। लेकिन हम तो ये हॉलो पाराबोलाइड हो गया, क्या हो गया, हॉलो पाराबोलाइड। लेकिन जो हम सोल्व करने जा रहे हैं उसमें रहेगा सॉलिड पाराबोलाइड। क्या रहेगा, सॉलिड पाराबोलाइड रहेगा। क्लियर है क्या? क्या रहेगा, सॉलिड पाराबोलाइड। ओके, तो आ जाओ, ये हमारा हो गया सॉलिड पाराबोलाइड। अरे भागो भाई मच्छर, क्या क्या करते रहते हो, देखो क्या कर रहे हैं नौटंकी। रात को 1 बज रहा है, रात को अभी 1 बज रहा होगा, कितना टाइम हुआ, 12:30, ठीक है क्या, 12:30। अभी हम 8 से 10 लाइव क्लास लिए, है ना, अभी 8 से 10 हमने लाइव क्लास लिया यूट्यूब पे, है ना। लाइव क्लास का जो वीडियो रहता है वो अनलिस्टेड कर देते हैं, जिनको रहेगा वो लिंक मांग लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा आप। वैसे वही सेम वीडियो हम यहाँ पे बना करके अपलोड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो कमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कमेंट करने के चक्कर में टाइम लॉस भी होता है, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं उनको इरिटेट होता है, तो उनके लिए अलग से वीडियो बना देते हैं। ओके, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर? चलिए ध्यान दीजिए, अब आ गया हमारा पैराबोलाइड। पैराबोलाइड वाला समझ में आ रहा है क्या, पैराबोलाइड? सर आप डायग्राम में पैराबोलाइड लगा नहीं रहे हो। अरे भाई पैराबोलाइड है, लिखा हुआ है, देखो ना। अरे काहे रूप सूरत से जाते हो जी? अरे रूप सूरत छोड़ो ना, नाम पे जाओ, नाम पे, रूप पे क्या रखा है, रूप की रानी, यह नाम पे आ जाओ, पाराबोलाइड। क्या है, पाराबोलाइड। तो बच्चों पाराबोलाइड आया, पाराबोलाइड है हमारा, ये 3D है, ठीक है। अब अगर ये पाराबोलाइड और सॉलिड फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पे कि ये सॉलिड है, तो बच्चों सॉलिड है तो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अगर ये पूरी तरीके से सॉलिड हो गया, है ना, ये सॉलिड हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्क होगा, क्या होगा, डिस्क होगा। अगर ये सॉलिड आ गया, क्या गया, सॉलिड, इसमें क्या निकलेगा, डिस्क निकलेगा।
क्या निकलेगा, डिस्क। यस, इसका मतलब इसे क्लियर हो गया कि इससे पहले वाले में हमने रेक्टेंगल ब्रेक किया, तो इसमें हम क्या ब्रेक कर लेंगे, डिस्क ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। इसमें सबसे पहले आप एलिमेंट्री डिस्क ब्रेक कर लीजिए। हमने लीजिए डिस्क ब्रेक कर लिया, कहीं भी ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें रंग डाल दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, आप रंग डाल दीजिए। हमने रंग डाल दिया, ठीक है क्या, चलिए हमने ये रंग डाल दिया। इसी तरीके से बहुत जगह पे आप क्या कर सकते हो, डिस्क ब्रेक कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस। आप ध्यान सुनिएगा, इसका थिकनेस भी होगा, इसका थिकनेस भी होगा, है ना, इसका थिकनेस भी होगा। थिकनेस हम यहाँ पर ये बना देते हैं, इधर उधर न जाओ रूप की रानी, यहाँ पे आ जाओ। यस, आ गया। देखो ये हमारा थिकनेस होगा, ये हमारा क्या होगा, थिकनेस होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है क्या, चलिए। अरे तो छोड़िए ना, इसी को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसी को हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। चलिए, ये हमारा थिकनेस आ गया, ये वाला पोर्शन हमारा थिकनेस आ गया, ठीक है। और ये हमारा डिस्क आ गया, तो इस डिस्क आ गया तो इसकी रेडियस क्या होगा, इसका भी इक्वेशन वही होगा, y इक्वल टू 4 ठीक है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम चेंज कर देते हैं कलर। x इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, x इक्वल टू 4 ठीक है क्या। तो अभी भी इसकी रेडियस क्या होगा, बाई, ऊपर भी रेडियस बाई, नीचे भी रेडियस बाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? रेडियस बाई, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ठीक है क्या। अब देखिएगा, ये जो डिस्क आपने ब्रेक किया है, ये कितने डिस्टेंस पे ब्रेक किया हो, ओरिजिन से एक्स पे। और ये जो आपका चीजें है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा थिकनेस आया। और ये थिकनेस कितना होगा, ये थिकनेस कितना होगा, ये थिकनेस हमारा dx होगा, यानी ये वाला थिकनेस कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये डिस्क में ये वाला पोर्शन, 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 ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा थिकनेस हो गया। अब बताओ जरा सर, डिस्क के पास थिकनेस होता है, मेरे भाई कौन सी ऑब्जेक्ट है जिसके पास थिकनेस नहीं होता? हाँ, अलग बातें हैं, उसके थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे 2D के केस में डिस्क आप काउंट करते हो, बट क्या डिस्क 2D में आएगा? नहीं आएगा, वो 3D है। सर डिस्क 3D है? यस, वो 3D है, क्योंकि डिस्क का जो थिकनेस है, जो हाइट, जो मोटाई है, उसे नेग्लेक्ट कर देते हो उसके 2 डायमेंशनल साइज के सामने, उसका एक्स और वाई के सामने जेड को नेग्लेक्ट कर देते हो आप। क्लियर है क्या? यस। वही काम यहाँ पे भी करते हो, लेकिन यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे हम। इसलिए नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे डिस्क हम ब्रेक करेंगे, तो सभी डिस्क का थिकनेस हमको काउंट करना पड़ जाएगा। ठीक है क्या? तो यही वाला डिस्क यहाँ पे ब्रेक कर लो। चलिए, ये वाला था, ठीक है। यस, थोड़ा सा और मोटा कर ले। चलिए मोटा कर लेते हैं, अब दिख गया अच्छा से। यस, इसमें रंग डाल दो भंग करने के लिए इसका। यस, वही चीज आ गया। इसके सेंटर यहाँ पे है, ये वाला रेडियस हमारा बाई है, नीचे भी रेडियस हमारा बाई आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो थिकनेस है हमारा, वो कितना आया, ये थिकनेस हमारा dx आया। कितना आया? dx आ गया। तो इसमें मास कितना कंज्यूम कर रहा होगा, निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे सर? मास निकाल लेंगे, dm इक्वल टू सिग्मा इंटू, सॉरी यहाँ तो रो आएगा ना, रो इंटू डी भी हो जाएगा। क्यों? वॉल्यूम मास डेंसिटी है ना, तो रो इंटू डी भी हो जाएगा। यस, रो का मालूम नहीं वैल्यू रहने तो डी भी क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ करना पड़ेगा, तो डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई और आर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस हमारा पाई है, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई पाई स्क्वायर। और ये हमारा एरिया इंटू थिकनेस dx आ गया। क्लियर है? यस। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
रो हो गया इनटू में पाई, और बाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x बाई 4, तो लगा लीजिए x बाई 4 इंटू dx, ये हमारा मास का वैल्यू आ गया। अब अगर ये मास का वैल्यू आ गया तो हमारा काम आसान हो गया है ना। अब लगा लीजिए, अब बताइए एल ओ एस, तो अभी भी हमारा यही वाला लाइन आ रहा है, यानी कि इसी पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकाल लेना है, ठीक है क्या। अब सेंटर ऑफ मास हमें निकाल लेना है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएम इंटू में एक्स कर लीजिए, डीएम इंटू में एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो एक्स सी ओ एन, डीएम का वैल्यू आ गया रो इंटू पाई, रो पाई बाई 4 एक्स डी एक्स, रो पाई बाई 4 है ना, रो पाई बाई 4 एक्स डी एक्स और इंटू में एक्स और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम का वैल्यू फिर से रो पाई बाई 4 एक्स डी एक्स, राइट, यस। यहां से आपको क्या करना है, रो पाई बाई 4 को उड़ा दीजिए, रो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, रो पाई बाई 4 रो पाई बाई 4 उड़ गया, ऊपर में क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स। अरे सर ये तो उससे भी ज्यादा आसान हो गया, यस ये उससे भी ज्यादा आसान हो गया, एक्स स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आ जाएगा, नीचे में हमारा एक्स डी एक्स आ जाएगा, खत्म, बाबा खत्म। अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ, देख लो एक बार बनाने की कोशिश करो, इसके बाद बनाने की कोशिश करो, है ना। अब देखना यहाँ पे ऊपर वाला का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, यस। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बाई 3 और ऊपर में हो जाएगा एक्स क्यू और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट चलेगा 0 से h, खत्म कहानी। तो 2 बाई 3 हो जाएगा, 2 बाई 3 हो जाएगा। सर इसका ना 0 बाई h, अरे 0 से h दोनों का लिमिट आएगा, तो लिमिट हमने कॉमन ले लिया और इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x, 0 से h आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 बाई 3 इंटू में h लीजिए, आ गया ये। अब h का वैल्यू जो है वो पुट कर लीजिए, अगर 10 है तो 10 पुट करोगे तो यहाँ पे तो यानी कि 6.66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.66 आ जाएगा, 6.66 सेंटीमीटर पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहीं आपका यहाँ पे आने वाला है, सपोज ये हमारा 6.66 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इज इट क्लियर है ना, क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो बताइए, है ना, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम। क्या रहेगा, कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम। क्या वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, यस वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, तो हम इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, इसमें इतना ही रहने देते हैं। और अब हम आगे चलेंगे, जो कि रहेगा कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम। क्या रहेगा, कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम, और उसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लोगों का माइंड वहां पे खराब हो जाता है कि कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है, हम लोग उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है क्या। और याद रखें आप लोग सब 8 से 10 डेली लाइव क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है ना, वही सेम लेक्चर आपको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है क्या। बस ये है कि लाइव वाला रिकॉर्ड नहीं रह पाएगा, वो अनलिस्टेड हम कर देते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चों का क्या होगा, टाइम ज्यादा लॉस करेगा। और यहाँ पे वीडियो क्या करेगा, रेगुलर फॉर्म में आप देखते चल सकते हो, ठीक है। वहां पे किसी से बात कर रहे हो वो भी आपको सुनने को मिलेगा, उससे क्या होगा, माइंड इरिटेट हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, फ्रेश फॉर्म में वीडियो चाहिए, ठीक है क्या। लाइव आना है तो लाइव आइए, वहां भी पढ़ेंगे और मस्ती भी करेंगे। यहाँ तो केवल हम मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख रहे हो, है ना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, अगले लेक्चर्स में 8 से 10 रात को डेली, और ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।